हेलो दोस्तों। आज फिर से हाजिर हूँ आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है नागलोक के राजा बासुकी और राजा परीक्षित की कहानी। आज मैं इसका प्रथम भाग लेकर आया हूँ। एक समय की बात है। नागलोक के राजा बासिक का मन एक दिन शिकार पर जाने का हुआ। राजा ने अपना धनुष बाण उठाया और घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल में पहुंच गए। लेकिन इत्तेफाक से पृथ्वीलोक के राजा पारिक भी उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए मौजूद थे। कुछ समय बाद राजा बासी को शिकार के लिए एक हिरण उछल कूद करता हुआ दिखाई देता है। राजा बासिक हिरण के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा देते हैं। दूसरी तरफ पृथ्वीलोक के राजा पारिक का ध्यान भी उसी हिरण पर जाता है और वह भी अपना घोड़ा हिरण के पीछे लगा देते हैं। यानी दोनों राजा एक ही हिरण का पीछा कर रहे थे। अचानक हिरण तो झाड़ियों में छिप गया, लेकिन दोनों राजा एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। एक दूसरे को देखकर दोनों राजाओं की हंसी छूट जाती है, क्योंकि दोनों ही राजा हिरण का शिकार करने में असमर्थ हो जाते हैं। दोनों राजा अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और एक दूसरे का अभिवादन कर कुछ विचार विमर्श करने लगते हैं। राजा पारिक, राजन क्षमा करें, लेकिन मैंने पहली बार आपको देखा है। कृपया आप अपना परिचय दें। आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? राजा बासिक, राजन, मैं नागलोक का राजा बासिक हूँ और आज शिकार के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। कृपया आप भी अपने बारे में बताएं। राजा पारिक, मैं पृथ्वी लोक का राजा पारिक हूँ और आपकी तरह मैं भी आज शिकार के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों राजा एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और बातों ही बातों में एक दूसरे के अच्छे मित्र बन जाते हैं। अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हुए राजा बासिक कहते हैं, मित्र, मेरे हृदय में एक विचार आया है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपको बताऊं। राजा पारिक, मित्र, आप जो भी विचार है मुझे खुलकर बताइए। आज मैं आपसे मिलकर बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपके विचारों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। राजा बासिक, मित्र, मेरा विचार है कि आज हम दोनों एक दूसरे से मिलकर इतने प्रसन्न हैं, तो क्यों न इस दिन को एक यादगार दिन बना दिया जाए। राजा पारिक, वो कैसे मित्र बासिक? राजा बासिक, देखो, आज हम नए नए मित्र बने हैं, तो मित्र होने के नाते हम कभी कभी ही मिल पाएंगे। किंतु यदि हम कुछ ऐसा कर दें जिससे हम दोनों में कोई रिश्ता बन जाए, तो हम जब चाहे तब ही एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो राजा पारिक ने कहा, आपका विचार तो उत्तम है मित्र, लेकिन ये बताइए ये होगा कैसे? राजा बासिक बोलते हैं, देखिए मित्र, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी आपकी भी नई नई शादी हुई है और मेरी भी। यदि आपकी रानी एक लड़के को जन्म देती है और हमारी रानी लड़की को, तो हम दोनों उनका रिश्ता पक्का कर देंगे। और यदि आपकी रानी एक लड़की को जन्म देती है और हमारी रानी एक लड़के को, तो भी रिश्ता पक्का। और यदि हम दोनों के लड़के या लड़कियां जन्म लेती हैं, तो हम मित्र तो हैं ही, फिर धर्म भाई भी बन जाएंगे। राजा पारिक भी राजा बासी की मित्रता में इतने डूब चुके थे कि ये विचार राजा पारिक को बहुत पसंद आया। फिर दोनों खड़े हुए और गले मिलते हुए एक दूसरे से बोले, आज जो भी हमारी वार्ता हुई है उसे भूल न जाना, वादा याद रखना। फिर दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी नगरी की ओर चल दिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। समय धीरे धीरे अपनी दिशा की ओर बढ़ता जा रहा था। इधर दोनों ही राजाओं की रानियों को गर्भ ठहर गया था। धीरे धीरे 9 महीने बाद वह दिन भी आ गया जब राजा पारिक के यहाँ लड़के ने जन्म लिया। राजा पारिक के महल और दरबार में ढोल नगाड़ों से खूब खुशियाँ मनाई जा रही थीं। गरीबों को दान दिया जा रहा था और ज्ञानी पंडितों को बुलाकर बच्चे का नाम संस्करण करवाया जा रहा था। बच्चे की सारी जन्म कुंडली देखने के बाद पंडित बोले, महाराज, राजकुंवर बहुत ही अच्छे नक्षत्र में पैदा हुए हैं, इसलिए हम इनका नाम परीक्षित रखते हैं। राजा पारिक, बहुत ही सुंदर नाम है, हम आज से कुंवर को परीक्षित ही बुलाएंगे। तो दोस्तों, इधर राजा पारिक की नगरी में तो खूब खुशियां मनाई जा रही थीं, लेकिन मैं यहाँ का हाल छोड़कर आपको राजा बासी की नगरी का हाल सुनाता हूँ। राजा बासिक अपने दरबार में मंत्री गणों के साथ एक गहन वार्ता में व्यस्त थे कि तभी एक बंदी दरबार में आई
और बोली, महाराज की जय हो। आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी कि महल में रानी ने एक बहुत ही खूबसूरत कन्या को जन्म दिया है। इतना सुनते ही राजा बासी के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। राजा गहन चिंता में डूब गए। अब बांदी तो चली गई, किंतु दरबार में एक सन्नाटा छोड़ गई। राजा को इस कदर खामोश देखकर आखिरकार मंत्री गणों ने पूछा, महाराज क्या बात है? इतनी खुशखबरी की बात सुनकर भी आप खामोश हैं। कृपया आप हमें बताइए ताकि उस पर विचार कर सकें। लेकिन राजा तो गहन चिंता के अंधकार में डूबे हुए थे। लेकिन मंत्रियों के यूं बार बार प्रार्थना करने पर राजा को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी और उन्होंने राजा पारी के साथ हुई अपनी यादगार मुलाकात के बारे में सभी को बता दिया। राजा की सारी बात सुनकर सभी मंत्रीगण बोले, किंतु महाराज इसमें चिंता की क्या बात है? ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है जो हमारी राजकुमारी पृथ्वीलोक के राजा पारिक के घर की बहू बनेगी। हम धूमधाम से राजकुमारी की शादी करेंगे। राजा बासिक बोले, नहीं, हम ऐसा ही तो नहीं करना चाहते, क्योंकि हम राजा पारी के यहाँ लड़की ब्याहते हैं तो हमारा सिर सदा ही झुकता रहेगा, क्योंकि हम लड़की वाले हैं। वालों को सदा ही झुकना पड़ता है। हमने सोचा तो कुछ और था, लेकिन उसका उल्टा हो गया। अब हम बादा खिलाफी भी नहीं कर सकते। इस परिस्थिति ने हमें चिंता के बादलों में घेर लिया है। लेकिन कुछ भी हो, हमारी लड़की को पारी के लड़के के साथ कभी नहीं ब्याहेंगे। फिर राजा मन में कुछ विचार करते हुए गद्दी से खड़े हो गए और महल की ओर चल दिए। महल जाकर राजा बासिक देखते हैं कि रानी बड़े ही प्यार से लड़की को दुलार रही थी और बहुत ही खुश दिख रही थी। सभी बांदियां रानी और राजकुमारी पर पंखा डोल रही थी। वहाँ का वातावरण काफ़ी खुशनुमा था। अचानक राजा को आया देखकर सभी बांदी व नौकर कक्ष से बाहर चले जाते। राजा रानी के पास बैठ जाते और लड़की को गोद में लेकर कहते, रानी वास्तव में राजकुमारी तो बहुत ही सुंदर है। लेकिन रानी घबराते हुए, लेकिन क्या महाराज? राजा बासिक ने कहा, रानी ये लड़की जिंदा नहीं रहेगी, इसकी उम्र बस इतनी ही थी। ये बात सुनते ही रानी की आंखों से जल की धारा बहने लगी और रोते रोते बोली, मगर क्यों महाराज? आखिर क्यों ये जिंदा नहीं रहेगी? इसका क्या कसूर है जो आप इसके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? राजा बासिक बोले, क्योंकि ये एक लड़की है, लड़का नहीं, जिसने मेरा सिर झुकाने के लिए मेरे महल में जन्म लिया है। राजा की अपनी ही बेटी के लिए ऐसे विचलित कर देने वाले शब्द रानी के हृदय को छली कर रहे थे, जिन्हें रानी केवल अपने आंसुओं से बयां कर पा रही थी। रानी अपनी बदकिस्मती पर फूट फूट कर रो रही थी। राजा बासिक बोले, अब रोना धोना हो गया हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर राजा बासिक ने रानी को उस यादगार मुलाकात के बारे में सारी बात बता दी और कहा, मैं सिर झुकाना नहीं चाहता, मैं तो राजा पारी का सिर झुकाना चाहता हूँ। लेकिन महाराज, इसमें सिर झुकाने की क्या बात है? लड़की तो पराई अमानत होती है, रानी ने समझते हुए कहा। और महाराज, इसमें बुराई क्या है? आप हमारी राजकुमारी को राजा पारिक के पुत्र से विवाह दीजिए। इसमें आपकी बहुत प्रसन्नता होगी कि फलां राजा जबान का पक्का निकला और वादे के अनुसार अपनी राजकुमारी को पृथ्वीलोक में राजा पारिक के लड़के से ब्याही। इतनी बात सुनकर राजा बासिक गुस्से से बोले, बकवास बंद कर और मेरी बात ध्यान से सुन। अगर आज रात तक तूने राजकुमारी को नहीं मारा तो मैं कल आकर साथ में तेरे भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसे कड़वे वचन कहकर राजा गुस्से में वहाँ से चले गए। रानी सुन रह गई और फूट फूट कर रोती रही। दोस्तों, अगले भाग में आप पढ़ेंगे कि क्या नागलोक के राजा बासिक अपनी दुश्मनी की आड़ से राजकुमारी के को मौत के घाट उतार देंगे। आखिर वो कौन सी दुश्मनी थी जिसे पृथ्वीलोक के राजा पारिक अभी तक बिल्कुल अनजान थे? आखिर क्यों राजा बासिक राजा पारिक को नीचा दिखाना चाहते थे? क्या इन सब का खामियाजा परीक्षित को भरना पड़ेगा, जिसे इन सब बातों की भनक तक नहीं थी? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा